जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा है चैप्टर 8, बाजार में एक कमीज। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं चैप्टर 8, बाजार में एक कमीज। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोंडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी हुई है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने का समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 गज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आमदनी रुई के बोरे तौल रहे थे। रुपये 15,000 प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6,000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 काट लिए और स्वप्ना को 3,000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3,000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। एक चित्र दिया हुआ है बगल में। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। विभिन्न मिलें कपास खरीद लेती हैं। जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। सूत कातने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत कातने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। सूत कातने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज़ ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 रुपये प्रति कुंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं
करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस समय आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। इरोड का कपड़ा व्यापार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इसी बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़े खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। बगल में चित्र दिया है। इरोडा में एक दुकान। दादन व्यवस्था। बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारी पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखाने को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करके रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चलित करखे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करखों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में से 2 से लेकर 8 करखे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलियाँ, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करखों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी का यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है।
बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करखे खरीदते हैं। एक करखे का मूल्य 20,000, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करखों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करखों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम का उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों की ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उन्हें बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कई ऐसी दुकानें देखी होंगी। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का एक कारखाना। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँक रही है। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के एक विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टोर की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोष युक्त होने पर या माल देरी से जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्स गारमेंट्स फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है।
मजदूरों का भुगतान दर्जी 3,000 रुपये प्रति माह, इस्त्री करना प्रेस 1 रुपये 50 पैसे प्रति पीस, जांच करना 2,000 रुपये प्रति माह, धागे काटना व बटन लगाना 1,500 रुपये प्रति माह। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई। इनकी कीमत $26 रखी गई, अर्थात हर कमीज लगभग $26 यानी 1,800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलानों का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उनकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक है ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरे के बराबर समझेंगे कैसे? क्या आप यह जानते हैं कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? एक और बाजार को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है और बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार में धनवान और शक्तिशाली लोग ही हैं प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों के उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों को सुदृढ़ता से पालन करें। शब्द संकलन। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। मुनाफा जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए
तो घाटा हो जाता है। थैंक यू।